Dear students, welcome all of you in this video. Myself Jasbir Singh, your social science teacher. Today we will discussing about the our histories chapter 1. Our today's topic is the making of nationalism in Europe. It is our main topic, so let's start the topic. तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के अंदर हम क्या समझेंगे? सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ समझनी ज़रूरी है कि ये जो भी स्टडी यहाँ पर हो रही है वो यूरोप के रिगार्डिंग है। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है आउट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, और यूरोप के अंदर आज के समय में, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया था, कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो इंडिपेंडेंट नेशंस हैं वहाँ पे, लेकिन हमेशा से ऐसे नेशन नहीं थे। पहले वहाँ पर कुछ किंगडम हुआ करते थे, कुछ एम्पायर हुआ करते थे, जिनके अंदर उन कंट्रीज़ का काफ़ी हिस्सा बंटा हुआ था, और वहाँ पर एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी के आधार पे, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो रीजन हो, चाहे वो उस एरिया में पाई जाने वाला कोई कल्चर या कम्युनिटी हो, उसके आधार पे यूरोप में नेशन बिल्ड किए गए। अब यहाँ पर समझना ज़रूरी है कि नेशनलिज्म क्या है। तो जो नेशनलिज्म है वो नेशन से बना है, और नेशन जो है वो नेटस से बना है। नेटस, NATUS। तो नेटस का मतलब क्या है? बॉन्ड, यानी कि बंधे होना। तो नेशन का मतलब है जहाँ पर लोग किसी कारण से बंधे होते हैं। बंधे होने का मतलब होता है कि उनमें यूनियन की, यूनाइटनेस की फीलिंग होती है, कि वो एक हैं। चाहे वो एक लैंग्वेज बोलने वाले हों, चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हों, चाहे वो कोई किसी एक कम्युनिटी से जुड़े हुए लोग हों, या फिर वो लोग जो हैं वो किसी भी एक लैंग्वेज को बोलने वाले हों। तो उसके आधार पे जो यूरोप है उसके अंदर जो नेशनलिज्म है उसका प्रसार हुआ। तो इसको और समझने के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो यूरोप है उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बहुत सारी सोसाइटीज़ हुआ करती थी, यानी कि एक पर्टिकुलर एम्पायर में ही कई सारी सोसाइटीज़ रहती थी। जैसे कि वहाँ पर एक हैब्सबर्ग एम्पायर होता था जिसमें मल्टीपल लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते थे, जैसे कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, डच स्पीकिंग पीपल, जर्मन स्पीकिंग पीपल, ऑस्ट्रियन स्पीकिंग पीपल और इटालियन स्पीकिंग पीपल एंड सो ऑन। तो ये अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, और ये एक एम्पायर में इतने कम्युनिटीज़ निवास करती थी, और ये बहुत बड़ा एम्पायर था। लेकिन बाद में उन कम्युनिटीज़ के अंदर एक नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि हम अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, और उन्होंने फिर अपने अलग अलग नेशंस बनाने के लिए कोशिशें की। अब मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म, इसको समझने के लिए हमें 4 पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसको समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जो ये टॉपिक है नेशनलिज्म का, यूरोप के अंदर मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म कैसे हुई, तो इसको समझने के लिए हमें इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ये 4 पॉइंट हैं: स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, लिबरल नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म, रेवोल्यूशनरीज। तो ये 4 पॉइंट हैं, इनको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी। यूरोपियन सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा था? ये वो टाइम था जब वहाँ पर ना तो नेशनलिज्म की फीलिंग थी और ना ही कोई रेवोल्यूशन हुई थी। जैसे कि जो फर्स्ट रेवोल्यूशन थी यूरोप में होने वाली, वो थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो 1789 में हुई थी, और उसे फर्स्ट एक्सप्रेशन कहा गया था रेवोल्यूशंस का और नेशनलिज्म का यूरोप में या वर्ल्ड में होने वाला। तो स्ट्रक्चर क्या था यूरोपियन सोसाइटी का, वो देखते हैं। यूरोपियन सोसाइटी मेनली 2 हिस्सों में बंटी थी। एक थी एरिस्टोक्रेसी और दूसरी थी पीजेंट्री। अब एरिस्टोक्रेसी को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे हम कोई मूवी या सीरियल देखते हैं, उसमें हम देखते हैं स्पेशली वो ऐसा मूवी या सीरियल होता है जिसमें किसी राजा के बारे में बताया होता है, जो पुराने समय की कहानी होती है उसमें। तो हम देखते हैं कि जैसे हम रामायण और महाभारत सीरियल हमने देखे हैं, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि एक किंग है जिसका दरबार है, और दरबार में कई सारे लोग हैं जो राजा की चेयर के सामने साइडों में चेयर लगा के बैठे हैं। वो राजा के दरबारी होते थे। अब वो दरबारी जो थे वो उन्हें फ्यूडल या सामंत कहा जाता था, और उन्हें एरिस्टोक्रेट भी कहा जाता था। राजा उन्हें दरबार में कोई सेनापति होता था, कोई मंत्री होता था, कोई प्रधानमंत्री होता था,
और वो राजा की अलग अलग तरह से हेल्प करते थे। राजा को सेनाएं प्रोवाइड कराते थे, राजा को टैक्स कलेक्ट करके देते थे, और राजा बदले में उन्हें सैलरी की जगह पर प्रॉपर्टीज़ दिया करता था, और उस प्रॉपर्टी का उन्हें मालिक बना देता था, और वो उस प्रॉपर्टी से टैक्स कलेक्ट करके अपना हिस्सा भी निकाल लेते थे और राजा को भी टैक्स पे करते थे। तो ऐसे लोगों को ही एरिस्टोक्रेसी कहा गया कंबाइन रूप में, इन्हें फ्यूडल भी कहा गया, सामंत। तो ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, ये कौन लोग थे? इनकी पॉपुलेशन सोसाइटी में बहुत ही कम होती थी, क्योंकि रिच लोग होते थे और सोसाइटी के ज़्यादातर रिसोर्सेज पे इनका कंट्रोल होता था। हाई क्लास डोमिनेटिंग पीपल, अब ये हाई क्लास के लोग होते थे क्योंकि रिच होते थे और इनकी चलती भी बहुत थी और राजा के करीबी भी होते थे। लैंडलॉर्ड्स होते थे ये, लैंडलॉर्ड्स यानी कि ज़मीनों के मालिक, जिन्हें हम ज़मींदार, जागीरदार या ठाकुर वगैरह नामों से इंडिया में भी जानते हैं। इन्हें फ्यूडल या सामंत भी कहा जाता था। हैड ऑल राइट्स, तो इनके पास बहुत सारे अधिकार होते थे। प्रिविलेज्ड क्लास थी क्योंकि राजा के करीबी होते थे, बहुत ज़्यादा इनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, और आम जनता के लिए तो यही राजा होते थे, क्योंकि आम नागरिक इन्हीं की प्रॉपर्टी पे अपना जीवन यापन करते थे और इन्हीं को वो टैक्स चुकाते थे। अब दूसरे जो आम नागरिक थे उनको कहा जाता था पीजेंट्री, क्योंकि लोगों का मेन काम था एग्रीकल्चर से जुड़े होना। अब पीजेंट क्या होता है? पीजेंट्री पीजेंट से बना है। पीजेंट होते हैं लैंडलेस लेबरर, या ऐसे लोग जो दूसरे की ज़मीन पे काम करके अपना गुजारा चलाएं। तो इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती थी। ये लो क्लास पीपल होते थे क्योंकि इनके पास अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती थी, बल्कि ये एरिस्टोक्रेसी से जुड़े लोगों की प्रॉपर्टी पे ही अपना जीवन गुजारते थे। ये लैंडलेस होते थे और टेनेंट होते थे, मतलब उनकी ज़मीनों पे ही रहते थे और वहीं काम करते थे, इनकी अपनी ज़मीन नहीं होती थी। हैड नो राइट्स, अब तो ये बहुत पुअर होते थे, डिपेंड होते थे रिच लोगों के ऊपर, उन्हीं के पास ये काम करते थे और अपना गुजारा चलाते थे, और इनको कोई ख़ास अधिकार भी सोसाइटी में नहीं मिले होते थे। अब यहाँ पर एक चेंज आता है सोसाइटी में यूरोप की। आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, एक टर्म पढ़ी है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। 15th सेंचुरी में कुछ मशीनों का आविष्कार होता है, और ये जो एरिस्टोक्रेसी से जुड़े लोग हैं ये अपने खेतों में फैक्ट्रियाँ लगा लेते हैं, और इन्हीं टेनेंट्स को, इन्हीं पीजेंट्स को ये अपनी फैक्ट्रीज़ में काम पे रख लेते हैं। और धीरे धीरे वो कंट्रीज़ जिनमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, जैसे ब्रिटेन, फ्रांस या जर्मनी है, उनमें बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, और उस तरक्की का फ़ायदा इन लोगों को भी मिलता है जो ये गरीब लोग होते हैं, और ये फिर आगे बढ़ते हैं। जो राजा होते हैं वो भी तरक्की जब होती है, उनके पास अच्छी इनकम होती है, तो वो पब्लिक वेलफेयर के काम भी करने लग जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि मिडिल क्लास का राइज़ होता है। अब ये मिडिल क्लास कौन है? मिडिल क्लास का मतलब है ना ज़्यादा रिच लोग, ना ज़्यादा पुअर लोग। और सोसाइटी में जब भी चेंज होते हैं, कोई रेवोल्यूशन होती है, तो उसके पीछे ये मिडिल क्लास लोग ही होते हैं। रेवोल्यूशन क्या होती है? रेवोल्यूशन एक बड़ा चेंज होता है जो सोसाइटी में किया जाता है। पहले सोसाइटी में अगर कुछ गलत हो रहा है या कोई चीज़ प्रॉपर नहीं है, तो उसको चेंज करने के लिए जो संक्रमण काल आता है, जो चेंजेस होते हैं, उसे रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो ये मिडिल क्लास क्या करती है? ये रेवोल्यूशन के पीछे होती है, इसी की वजह से रेवोल्यूशन होती है। ये आम गरीब जनता को, जो जिनका कोई सहारा नहीं है, उनकी हेल्प लेके, उनको अपने साथ लेके, उनको लीड करके ये रेवोल्यूशन कराते हैं। अब यही रेवोल्यूशन के पीछे क्यों होती है? अब जो रिच लोग होते हैं, जो हाई क्लास के लोग होते हैं, उन्हें किसी चेंज की नीड नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही सेटिस्फाई होते हैं, उनके पास सब कुछ होता है। अब जब इंसान के पास कोई कमी होगी तभी तो वो किसी प्रकार की रिवोल्यूशन में हिस्सा लेगा। उसके बाद जो गरीब लोग होते हैं, जो अंडर प्रिविलेज या लोअर क्लास के लोग होते हैं, उनके पास इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी पावरफुल लोग, राजा से या किसी पावरफुल फ्यूडल से टकराएं, एरिस्टोक्रेसी के लोगों से टकराएं, वो किसी चेंज के लिए आगे आएँ, क्योंकि उनका दमन हो जाता है। उनके पास ना पावर होती है और ना ही इतना टाइम होता है, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने में पूरा दिन बीत जाता है। तो ये मिडिल क्लास के लोग ही रेवोल्यूशंस के पीछे होते हैं। तो ये मेन टॉपिक है हमारा आज का। अब मिडिल क्लास में कौन से लोग थे? एजुकेटेड पॉपुलेशन, पढ़े लिखे लोग थे। इनमें डॉक्टर्स, टीचर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ करते थे, यानी कि ये वो लोग थे जो या तो लोअर लेवल के फ्यूडल होते थे या हाई लेवल के लोअर क्लास के लोग होते थे, और ये आगे आ जाते थे। ये ज़्यादा ना रिच होते थे ना पुअर होते थे, बल्कि ये सेंटर में होते थे सोसाइटी, और ये आज भी होते हैं। और आज के समय में सबसे ज़्यादा जनसंख्या मिडिल क्लास के लोगों की होती है।
दे डिमांडेड लिबरल नेशनलिज्म। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आया है कि वो लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड करते थे। लिबरल जो शब्द है वो लिबर्टी से बना है, और लिबर्टी जो है वो लीबर से बना है। लैटिन लैंग्वेज का शब्द है लिबर, जिसका लैटिन लैंग्वेज जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में बोली जाती है। तो लिबर जो शब्द है उसका मतलब होता है फ्रीडम, यानी कि आज़ादी। तो आज़ादी नेशनलिज्म आपको समझ में आ गया। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रीडम की बात की कि आम जनता के ऊपर जो अननेसेसरी टैक्स होते हैं या जो रोकें होती हैं, रुकावटें होती हैं, वो ना हो और इनको फुल फ्रीडम मिले अपनी ग्रोथ करने की। तो और जब ये डिमांड इनकी पूरी नहीं होती तो फिर ये सोसाइटी में इस तरह का एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं कि एक चेंज आए और लोगों को वो लिबर्टी मिले। अब लिबरल नेशनलिज्म को और नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो लिबरल नेशनलिज्म में इंडिविजुअल फ्रीडम की बात होती है। इंडिविजुअल का मतलब होता है एक व्यक्ति, एक इंसान। तो एक इंसान जो तरह तरह के कानूनों में बंधा हुआ है, जो अननेसेसरी हैं, जो सिर्फ उसका दमन करने के लिए किए गए हैं, बनाए गए हैं, या इकोनॉमिकली वो वीक है, उसको आगे बढ़ने का, ग्रोथ करने की फ्रीडम मिले। और ये कब होगी, जैसे कि अभी पिछली स्लाइड में आपने समझा कि लैंडलेस लेबरर थे, उनको कोई राइट नहीं था। तो इंडिविजुअल फ्रीडम उनको कब मिलेगी, जब वो ज़मीन जिस पे वो खेती कर रहे हैं वो उसके मालिक बने, और जो उनको कोई राइट नहीं है उनको वो राइट मिले, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, या अपनी तरक्की करने के लिए अपने जीवन को कैसे जीना है उसको डिसाइड करने का अधिकार। फिर इक्वालिटी बिफोर द लॉ। लॉ क्या होता है, कानून जो देश बनाता है, जो सरकारें बनाती हैं, जो राजा बनाते थे, आज के समय में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स बनाती हैं। तो इसमें इक्वालिटी की बात इन्होंने की लिबरल नेशनलिज्म में। ये मिडिल क्लास के लोगों की डिमांड थी। उन्होंने इक्वालिटी की बात की कि लॉ के सामने सभी बराबर हों। अगर एक रिच, जैसे पहले क्या होता था कि एक रिच पर्सन, जो स्पेशली एरिस्टोक्रेसी से जुड़े लोग होते थे, वो अगर कोई क्राइम कर देते थे तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं मिलती थी। दूसरी तरफ पिजेंट्री के लोग अगर छोटी सी गलती कर देते थे तो भयंकर सज़ा मिलती थी। फिर एरिस्टोक्रेसी के लोगों को टैक्स नहीं देना होता था किसी तरह का, इसीलिए वो रिच थे, उनके पास स्पेशल राइट होते थे। और पिजेंट्री के लोगों को बहुत सारी तरह की टैक्स देने होते थे, इसीलिए वो गरीब रह जाते थे। तो यहाँ पर इक्वालिटी की बात आई कि सभी को उनकी इनकम के अनुसार टैक्स देना पड़े और कानून के सामने सबको इक्वल माना जाए। फिर गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म का। अब गवर्नमेंट बाय कंसेंट, गवर्नमेंट बाय का मतलब है गवर्नमेंट कैसे बने, और कंसेंट का मतलब है सहमति, कि जो सरकार है वो आम जनता की सहमति की हो। ऐसा नहीं कि राजा है, राजा की एक्सपायर हो गया और उसका कोई ऐसा बेटा है जो राजा बनने के लायक नहीं है और उसको फिर भी राजा बना दिया क्योंकि उसका डैडी राजा था। तो ये उसका डैडी राजा, ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। तो जो सरकार है वो पब्लिक की सहमति से बने, इस तरह की डिमांड यहाँ पर रखी गई। और ये वो समय था जब इलेक्शन नहीं होते थे और राजतंत्र हुआ करते थे। तो ये बड़ी डिमांड थी इनकी। और फ्रीडम ऑफ मार्केट, फ्रीडम ऑफ मार्केट का क्या मतलब है यहाँ पे, कि पहले क्या होता था कि जब एक ही कंट्री में कोई सामान बिकता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो इन्होंने डिमांड की कि मार्केट में फ्रीडम हो, कोई अननेसेसरी टैक्स सामान के बेचने पे ना लगे और लोगों को अपना सामान बेचने और ख़रीदने की पूरी परमिशन होनी चाहिए। अब लिबरल नेशनलिज्म के बारे में ये जो लास्ट पॉइंट था फ्रीडम ऑफ मार्केट, इसको समझाने के लिए नेक्स्ट स्लाइड है लिबरल नेशनलिज्म की। यहाँ पर क्या है, जर्मनी एक देश था, जो एक जर्मन स्टेट्स, यहाँ पर जैसे पिक्चर में लिखा हुआ है लास्ट लाइन में जर्मन स्टेट्स। तो जहाँ पर आज एक जर्मनी कंट्री है, एक्चुअल में वहाँ पर 35 छोटे छोटे देश हुआ करते थे जिनको जर्मन स्टेट्स कहा जाता था। वो प्रशा एम्पायर के छोटे छोटे कंट्रीज़ होती थी, प्रशा एम्पायर में पड़ती थी वो, और प्रशा उसके सेंटर में था। प्रशा एक उनमें से एक 35 कंट्रीज़ में से एक कंट्री का नाम था। और प्रशा ने पूरी जर्मनी को अपने कंट्रोल में लेके जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था। और वहाँ पर एक कस्टम यूनियन बनाई गई थी 1834 में, जिसका नाम रखा गया था जॉलवेरिन। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपने ध्यान से देख लेनी है। जॉलवेरिन, जॉलवेरिन एक कस्टम यूनियन थी जो 1834 में बनाई गई थी। जैसे अभी 2021 चल रहा है, तो ऐसे ही 1834 जो ईयर था उसमें जॉलवेरिन जर्मन स्टेट्स में बनाई गई थी। अब इसने क्या किया, ये कस्टम यूनियन थी। अब कस्टम यूनियन क्या होता है, कस्टम एक तरह का टैक्स होता है जो
किसी भी प्रोडक्ट के बेचने पे लगाया जाता है। कस्टम ड्यूटी जिसे कहते हैं, जैसे आप देखते हो कि एक वैट है या जीएसटी है, ये कस्टम टैक्स, एक तरह के कस्टम टैक्स हैं, ठीक है। अब दे अबॉलिश टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर क्या था कि जो छोटे छोटे ये जर्मन स्टेट थे, इनमें एक स्टेट का सामान जब दूसरे में बिकता था, आज भी ऐसा ही होता है, ये फॉरेन कंट्री का सामान जब इंडिया में बिकता है तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, ठीक है। ये एक तरह का टैरिफ बैरियर होता है। बैरियर होता है रोक, और टैरिफ होता है एक तरह का टैक्स, जब विदेश से आने वाले सामान पे कोई टैक्स लगता हो। तो ये अबॉलिश कर दिया इन्होंने जर्मन स्टेट्स में कि एक स्टेट से सामान जब दूसरे स्टेट में जाएगा तो किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा, कोई टैरिफ बैरियर नहीं होगा। और जर्मन स्टेट्स में 30 करेंसीज उस वक्त चलती थी, जिनमें से 28 करेंसीज को इन्होंने अबॉलिश कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अबॉलिश होता है समाप्त कर देना। और ओनली 2 करेंसीज ही वहाँ पर रह गई थी जर्मन स्टेट्स में, जो वाइडली सभी स्टेट्स में यूज़ होती थी। और ये तब पॉसिबल हुआ जब प्रशा ने पूरे जर्मनी पे, जर्मन स्टेट्स पे अपना कंट्रोल कर लिया। अब उसके बाद नेपोलियन का टाइम आता है। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में। जो नेपोलियन का जब राज था फ्रांस में, तो उसने क्या किया, उसने जो वोट का अधिकार दिया अपने नागरिकों को, लेकिन सभी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं दिया, बल्कि ओनली मैन, यानी कि पुरुषों को वोट का अधिकार था। और सभी पुरुषों को ये वोट का अधिकार नहीं था, बल्कि उन्हीं पुरुषों को वोट देने का अधिकार था जिनके पास प्रॉपर्टी होती थी, जो सरकार को टैक्स देते थे। तो सिर्फ उन्हीं कुछ ही गिने चुने लोगों को राइट टू वोट था। और बाद में इसके राइट टू वोट की डिमांड भी की गई। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का मतलब होता है रूढ़िवादिता या रूढ़िवादी लोग। रूढ़िवादी जो रूढ़ियों पे विश्वास करें। रूढ़ी एक हिंदी का शब्द है जिसका मतलब होता है परंपराएं। परंपराएं, रीति रिवाज, यानी कि जो परंपराएं पुराने समय से चली आ रही हैं, उन्हीं पे जिद कर लेनी कि इनको चेंज नहीं करना है, ऐसे लोगों को कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। तो कंजर्वेटिज्म का आगे पॉइंट है, तो इनको समझने के लिए हम क्या समझते हैं कि जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि जो नेपोलियन था, उसने जब वो फ्रांस का किंग बना, तो उसने फॉरेन कंट्रीज़ पे, जो आसपास के फ्रांस के आसपास के देश थे, उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। और उसने सोचा कि जो फ्रांस है वो वर्ल्ड का सबसे पावरफुल कंट्री बन जाए और सभी देशों पे उसका कंट्रोल हो। लेकिन फिर ऑस्ट्रिया, रशिया और ब्रिटेन जॉइंटली एक लड़ाई में नेपोलियन को हरा देते हैं। जहाँ पर नेपोलियन की हार होती है वो जगह थी वाटरलू। तो इस तरह इसलिए उस जगह उसको बैटल ऑफ वाटरलू कहा जाता है 1815 में। उसके बाद एक ट्रीटी की जाती है, और जिसके बाद जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। वियना जो है ऑस्ट्रिया नाम का एक देश है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया यूरोप में पड़ता है, हंगरी के पास। तो ऑस्ट्रिया में की कैपिटल है वियना। वहाँ पर एक ट्रीटी होती है 1815 में, जिसे ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया, जहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन और सोसाइटी है फ्रांस की, उसको प्रिजर्व किया जाए। प्रिजर्व मीन्स उसको संभाला जाए, यानी कि जो चेंज फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुए उनको उनको अनडू कर दिया गया। जो भी नेपोलियन ने लड़ाइयाँ जीती और दूसरे देशों पे, जो फ्रांस के आसपास लगते देश थे, उनकी टेरिटरी को अपने एरिया में मिलाया, उस सभी को इस ट्रीटी में अनडू कर दिया गया। अनडू जैसे कंप्यूटर में अनडू होता है, हम कोई एक्शन लेते हैं और वो अनडू करके फिर से पहले जैसा हो जाता है। तो अनडू आप समझ गए होंगे कि पहले जैसा कर दिया गया। और फिर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो ध्यान में रखने वाली हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट्स ऑन द बॉर्डर ऑफ फ्रांस सो दैट इट कैन नॉट एक्सपैंड इन फ्यूचर। फ्रांस के आसपास मजबूत कंट्रीज़ का, स्टेट्स का निर्माण किया गया, यानी कि जो फ्रांस से लगते बॉर्डर थे उन देशों को इतना मजबूत बनाया गया कि फ्रांस उन पे फिर से कंट्रोल करके अपना उन पे कब्जा ना कर पाए। फिर क्या हुआ, बारबरन डायनेस्टी को फिर से रिस्टोर किया गया। जैसे कि जब 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होती है, तो वहाँ पर जो लुइस 16 राजा था वो बारबरन डायनेस्टी का था, जिसको मार के वहाँ पर रिपब्लिकन सरकार बनती है। लेकिन फिर नेपोलियन फिर से राजतंत्र एस्टैब्लिश कर देता है। 1815 में जब नेपोलियन की डेथ होती है, तो जिन कंट्रीज़ ने फ्रांस को पे जीता होता है वो फ्रांस पे कंट्रोल नहीं करते, बल्कि उस बारबरन डायनेस्टी के किसी बंदे को वो ढूंढते हैं और उसको वो फ्रांस का राजा बना देते हैं। फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्टिन्यूशन ऑफ मोनार्की इन फ्रांस, और उसके बाद फ्रांस में फिर से राजतंत्र एस्टैब्लिश हो जाता है
अब यहाँ पर कंजर्वेटिज्म का क्या रोल है कि जो कंजर्वेटिज्म से जुड़े लोग हैं, यानी कि जो रूढ़िवादी लोग हैं, ये नहीं चाहते कि फ्रांस में किसी तरह का चेंज आए, जो राजतंत्र है वो ख़त्म हो। तो ये क्या करते किया इन्होंने कि राजतंत्र को फिर से एस्टेब्लिश कर दिया और जो पुराना सिस्टम था उसी को फ्रांस में लागू कर दिया। अब बारी आती है रेवोल्यूशनरीज की, जो हमारा अगला लास्ट पॉइंट है, जो 4 पॉइंट्स में से लास्ट है। तो रेवोल्यूशनरीज यानी कि रेवोल्यूशनरी जो रेवोल्यूशन को सपोर्ट करते हों, यानी कि क्रांतिकारी लोग। और ये जो टॉपिक है मेनली इन्हीं लोगों के ऊपर फोकस है जिन्होंने यूरोप में रेवोल्यूशंस की और नेशन स्टेट्स का निर्माण किया, जिसके कारण हमारा ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब ये रिवोल्यूशनरीज क्या करते हैं, जब फ्रांस में फिर से राजतंत्र एस्टेब्लिश हो जाता है, बार्बन डायनेस्टी का राजा बन जाता है, तो ये चुप नहीं बैठते, बल्कि ये सीक्रेट सोसाइटीज़ यानी कि क्रांतिकारी ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, जो फिर से जो है फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आधार स्तंभ थे, उनको एस्टेब्लिश करने के लिए कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आइडिया ऑफ नेशनलिज्म जो है सीक्रेट सोसाइटीज़ उसको स्प्रेड करती हैं। ट्रीटी ऑफ वियना को अपोज करती हैं, जो 1815 में हुई थी। ये ट्रीटी ऑफ वियना को मानने से इनकार कर देते हैं। फाइट फॉर द फ्रीडम सॉरी, और फ्रीडम के लिए ये फिर से फाइट करने की कोशिश कर देते हैं। अब यहाँ पर एक पर्सन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे इस चैप्टर में, और इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे एग्ज़ाम में, वो है जिस्पी मैज़िनी। ये इटली के रहने वाले थे और इन्होंने इटली के यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और ये भी एक रेवोल्यूशनरी थे। इन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाई थी, यंग इटली, यंग यूरोप। देखो रेवोल्यूशनरी जो हैं वो फिज़िकली थोड़ा यंग होते हैं, फिट होते हैं, तो इसलिए ये याद रखने में हमें हेल्प होगी, क्योंकि यंग लोग ही रेवोल्यूशनरी होते हैं। जैसे हमारे देश में जो रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने भारत को फ्री कराने में अपना रोल प्ले किया, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट नेम हम यहाँ ले सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, वो यंग लोग थे जो रेवोल्यूशनरीज थे और देश के लिए काम किया। तो ऐसे यूरोप में भी यंग लोगों ने रेवोल्यूशन की, इसलिए यंग इनके ऑर्गेनाइजेशन में आया कि ये नौजवान लोगों की सभाएं हैं। अब इटली में इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी एक, जिसे सीक्रेट सोसाइटी वहाँ की लैंग्वेज में कहा जाता था, यानी कि एक क्रांतिकारी संगठन जो देश के अपने कंट्री के लिए काम करें। तो यंग इटली क्योंकि इटली में बनी थी, यंग यूरोप क्योंकि इटली यूरोप कॉन्टिनेंट का एक कंट्री था, तो इसलिए ये 2 नाम से सीक्रेट सोसाइटी बनी। और इन सीक्रेट सोसाइटीज़ ने इटालियन यूनिफिकेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये यहाँ तक था, ये कुछ टर्म्स हैं जो आपने यहाँ पर अच्छी तरह से समझ ली हैं। इनको एक बार फिर से मैं ले जाता हूँ उसी पेज पे। ये है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरोपियन सोसाइटी, लिबरल नेशनलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड रेवोल्यूशनरीज। ये 4 पॉइंट यहाँ पर समझे हैं। अगर इस वीडियो में अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप फिर से इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट टर्म को डिस्कस किया गया है इस वीडियो के अंदर, और ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आप अगर इसे फिर से देखते हैं प्ले करके वीडियो को फ्री टाइम में, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप आस्क डाउट में जाके या थ्रू व्हाट्सएप मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।